मिडवाइफरी का एक टॉपिक है हमारा, जिसे अपन कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी सामान्य क्या होता है कि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर जब फर्टिलाइज्ड ओवम इम्प्लांट होता है तो फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट होता है। लेकिन जब यूट्रस के अलावा यूट्राइन कैविटी में वो कहीं दूसरी जगह इम्प्लांट होता है, जैसे फेलोपियन ट्यूब है, पेरिटोनियल कैविटी है, जो है सर्विस वाला भाग है, या फेलोपियन ट्यूब के किसी भी भाग में अगर वो इम्प्लांट हो रहा है तो हम उसे कहेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी। ये यूट्रस है और यूट्रस के अंदर जो है ये है फेलोपियन ट्यूब, ये है फेलोपियन ट्यूब और ये है फिमरी, और ये वाला भाग जो है वो कहलाता है इन्फंडिबुलम। और ये वाला भाग कहलाता है फेलोपियन ट्यूब का एम्बुला। ये पूरा यूट्रस कैविटी है, ये वेजाइना है और ये है यूट्रस। सामान्य कंडीशन में क्या होता है, जब कोइटस वाली प्रक्रिया होती है तो जो है वेजाइना के माध्यम से जो स्पर्म है वो वेजाइना में रिलीज कर दिए जाते हैं, और यह स्पर्म जो है वेजाइना से होते हुए फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला वाले भाग में पहुंच जाता है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ होता है ओवम। ओवम जो है ओवरी से रिलीज होकर वो फिमरी वाले भाग से जो है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर आकर रुक जाता है, और जो है वो स्पर्म का वेट करता है। जब अगर स्पर्म यहाँ पर आ जाते हैं और स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद यह फर्टिलाइज्ड ओवम जो है फेलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है। जनरली होता क्या है कि जो है ये जो फेलोपियन ट्यूब है इसके अंदर होते हैं सीलिया, बारीक बारीक सीलिया होते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम को यूट्रस के अंदर पहुंचाने का काम करते हैं, और फिर जो है ये फर्टिलाइज्ड ओवम जो है यूट्रस के अंदर आकर इम्प्लांट हो जाता है, यानी उससे अटैच हो जाता है। जिस तरीके से ये हाथ है मेरा, समझिए ये एंडोमेट्रियम है और ये जो है फर्टिलाइज्ड ओवम है, और इस तरीके से जो है ये यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है कोलोनिक विलाई के माध्यम से। लेकिन जब ये यूट्रस में इम्प्लांट ना होकर ये सिर्फ जो है फेलोपियन ट्यूब के अंदर या फेलोपियन ट्यूब के दूसरे भाग में या जो है नीचे सलिस वाले भाग में, या हम कहते हैं कि यूट्राइन कैविटी के किसी भी भाग में जब ये इम्प्लांट होता है तो इसे हम कहते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। अभी मैंने आपको इससे पहले बताया वो सब था नॉर्मल कंडीशन, ये हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल कंडीशन की, इसे अपन कह रहे हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर जो है फर्टिलाइज्ड ओवम अपनी इम्प्लांटेशन साइट पर इम्प्लांट ना होकर किसी अन्य साइट पर इम्प्लांट होता है। ये जो है टोटल जितनी भी प्रेगनेंसी हो रही है उनका लगभग 1% भाग ही हमें जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी को देखने को मिलता है। टोटल प्रेगनेंसी का ओनली 1% भाग हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी के रूप में देखने को मिलता है। अब जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो रही है उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी के अंदर भी 97% जो है वो है ट्यूबल प्रेगनेंसी। ट्यूबल प्रेगनेंसी यानी जितनी भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है उसमें से 97% जो है ये फर्टिलाइज्ड ओवम ट्यूब के अंदर जाकर इम्प्लांट हो जाता है। इसके बहुत सारे कोजेज हैं, इसमें से जो है एक कोज है
फिलिपिन ट्यूब का नैरो होना यानी सकड़ा होना। स्पर्म तो चल जाते हैं आसानी से यहाँ तक ओवम के पास, लेकिन जब ये फर्टिलाइज होता है तो जब फर्टिलाइज ओवम इधर की तरफ गति करेगा तो जो है ये भाग क्या है, अगर सकड़ा है तो ये दोबारा यूट्रस की तरफ नहीं आ पाएगा। ऐसी कंडीशन में जो फिर क्या होगा, ये यहीं पर इसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा। मैक्सिमम जो है वो इम्प्लांटेशन होता है एम्पुला वाले भाग में, ज़्यादातर जो है एम्पुला वाले भाग में ये इम्प्लांटेशन हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा एक है PID, एक इसका कारण है PID, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज। इसमें भी एक और है साल्फिंजाइटिस। साल्फिंजाइटिस का मतलब होता है फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लेमेशन होना। अब अगर फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, तो बेटा तो क्या होगा, वहाँ पर सूजन आएगी, एडिमा होगा, और एडिमा जब होगा तो ये भाग हो जाएगा, सकड़ा हो जाएगा। जब ये सकड़ा हो जाएगा तो स्पर्म तो आसानी चले जाते हैं, लेकिन जब फर्टिलाइज ओवम इधर गति करेगा तो दोबारा वो यूट्रस में नहीं आ पाएगा। 2 कॉज हमने इसके पढ़ लिए। एक और है कोजेनाइटल कोजेस या कोज, यानी जन्मजात कोई विकृति है। अगर फेलोपियन ट्यूब के अंदर अगर जन्मजात कोई विकृति पाई जा रही है, इसके कारण भी जो है ये फर्टिलाइज ओवम दोबारा बैग में नहीं आ पाएगा और यूट्रस में इम्प्लांट नहीं हो पाएगा। एक और इसका कोज है IUCDs। ये गर्भनिरोधक जो है मेथड है जिसमें हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें एक डिवाइस होती है, तो डिवाइस को जो क्या करते हैं हम यूट्रस के अंदर इम्प्लांट करते हैं, उसे कहते हैं IUCDs, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। जैसे आता है कॉपर टी 380, कॉपर टी 375, तो अलग अलग कॉपर टी आती हैं जो प्रेगनेंसी को कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए प्रेगनेंसी को रोकने का काम करती है। जब ये IUCD यूट्रस के अंदर इम्प्लांट की जाती है, तब जो है कपल को किसी और दूसरे कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल नहीं करना होता। ठीक है, इसका मेथड ये है कि इस IUCD को जो है इस तरीके से यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है। इस तरीके से जो है ये IUCD को यूट्रस के अंदर इम्प्लांट किया जाता है, और ये जब तक ये यहाँ पर रहेगी यूट्रस के अंदर, ये जो है स्पर्म को आगे नहीं बढ़ने देगी। तो जैसे 2 तरह की मैं बता रहा हूँ आपको, एक आती है कॉपर टी 380 जो 10 ईयर्स के लिए होती है, और एक आती है कॉपर टी 375 जो 5 ईयर्स के लिए रहती है। अब अगर इन दोनों ही को अगर हम यहाँ लगा देंगे तो हमें इन दोनों के लगाने के बाद, इम्प्लांट करने के बाद, जैसे दूसरे कॉन्डम मेथड हैं, पिल्स हैं या गोलियां हैं या कॉन्डम वगैरह का इस्तेमाल हमें नहीं करना है। हम बगैर कॉन्डम के, बगैर पिल्स के भी अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये इसका काम, ये इसकी एडवांटेज। लेकिन होता क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या होता है, यहाँ पर होता है कॉपर, जो कॉपर वायर होता है तांबे का वायर, वो तांबे का वायर जो है यहाँ पर लगा होता है इस कॉपर टी के अंदर। ये पूरे यूट्रस को पैक नहीं कर रही है, ये सिर्फ जो है क्या कर रही है, ये जो कॉपर टी होता है, ये जो कॉपर का तार होता है, ये जो सीमन जब आता है, जब स्पर्म जब आता है, तो जो है उसको क्या कर देता है, उसको गाढ़ा कर देता है, यानी स्पर्म को आगे जाने से रोकने का काम करता है। ये इसका प्रिंसिपल है काम करता है। लेकिन होता क्या है, कई बार इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि इसकी 2 डिसएडवांटेज है। एक तो है एब्डोमिनल ब्लीडिंग और एक है एक्टोपिक प्रेगनेंसी। क्योंकि होता क्या है, कई बार स्पर्म जो है इससे नहीं रुक पाता है और स्पर्म जो है कहाँ पहुँच जाता है, ओवम तक पहुँच जाए। अब ओवम तक जब स्पर्म पहुँच गया है तो स्पर्म ने क्या किया, उसको फर्टिलाइज कर लिया, फर्टिलाइज हो गया है ओवम। अब जो है ये जब दोबारा यहाँ आना चाहेगा तो ये कॉपर टी इसको इधर नहीं आने देगी। जब नहीं आने देगी तो ये यहीं पर
या एम्पुला वाले भाग में ये कहीं पर भी हो जाएगा, इम्प्लांटेशन इसका हो जाएगा। अब जो है हम समझते हैं, ये तो हो गया मैंने बताया आपको कोजेस कि ये कारण हो सकते हैं ना, और भी कोई फैक्टर भी हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर भी, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी को होने के लिए रेस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। एक और कारण, अब हम बात करते हैं नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है। सामान्य कंडीशन के अंदर जब फर्टिलाइज ओवम यूट्रस के इस भाग में आकर इम्प्लांट होता है, एंडोमेट्रियम के अंदर इम्प्लांट हो गया, तो यहाँ पर इसको यूट्रस के अंदर प्रॉपर स्पेस मिलता है, और ये यहाँ पर जो है 9 मंथ तक, 280 डेज तक या 40 वीक तक जो ये ग्रो करता है यहाँ पर। लेकिन ये कंडीशन जो है ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगी। यहाँ पे इम्प्लांट तो हो जाएगा इसका, लेकिन यहाँ पर जो है ये जो फर्टिलाइज ओवम है ये ग्रो नहीं कर पाएगा। तो मजबूरी में जो है हमें इस प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना पड़ेगा। या तो जो है हम इसको अगर 4 सेंटीमीटर का फर्टिलाइज ओवम अगर है, तो जो है हम ट्यूब के ऊपर वाली भाग से ही इंसिजन लगाकर और उस भाग को हम बाहर निकाल लेंगे। ये कब होगा? जब 4 सेंटीमीटर से कम है फीटस की साइज। लेकिन जब 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा साइज हो जाएगी तो एक प्रोसेस होता है साल्फिंजाइटिस। इसका मतलब होता है कि फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देना, फेलोपियन ट्यूब को रिमूव कर देना, यानी इसको कट कर पूरा ही अलग कर देना। इस कंडीशन में जो है हम ओनली फर्टिलाइज ओवम को, फर्टिलाइज जो प्रोडक्ट है उसको बाहर नहीं निकालते हैं, हम पूरी ट्यूब को ही रिमूव कर देते हैं। ये 2 तरीके से इसका ट्रीटमेंट है। सिम्टम जो है इसके नजर आएंगे आपको, जैसे क्लिनिकल पिक्चर हम बात करें, जनरली जो सिम्टम जनरल प्रेगनेंसी में नजर आते हैं फीमेल को, वो सारे सिम्टम आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेगनेंसी एमनोरिया, पहला है एमनोरिया। एमनोरिया मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का एब्सेंट होना, यानी जब भी प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो जाता है, पीरियड नहीं आता है। तो पहला सिम्टम, साइन सिम्टम तो यही है इसका कि जो है पीरियड आना बंद हो जाएगा। जो डेट है फीमेल की वो ड्यू डेट चल जाएगी और उस पर वो पीरियड आना बंद हो जाएगा। सेकंड है मॉर्निंग सिकनेस, ये नॉर्मल बताऊँ मैं आपको। पहला तो है एमनोरिया, दूसरा है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस के अंदर जो है फीमेल को नोजिया वॉमिटिंग होती है, जी घबराएगा उसका और ज़्यादा उल्टी होगी सुबह सुबह उल्टी, दिन में कंडीशन नहीं होती है। मॉर्निंग सिकनेस का भी जो है कोई एग्जैक्ट कोज हमें पता नहीं है। ऐसा माना जाता है कि एचसीजी हार्मोन के कारण जो है हमें जो है मॉर्निंग सिकनेस होती है फीमेल, क्योंकि इसका स्तर बड़ा हुआ होता है शुरू के 3 महीने में। एक तो ये हो गया। एक हो गया इसमें पेन, जब जैसे जैसे ये ग्रो करेगा वैसे वैसे अफेक्टेड साइड पर जो है फीमेल को पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लेफ्ट फेलोपियन ट्यूब में तो लेफ्ट साइड पेन होगा, राइट है तो राइट साइड पेन स्टार्ट होगा। ठीक है। एक इसका है एबनॉर्मल ब्लीडिंग। एबनॉर्मल ब्लीडिंग, तो वेजाइनल ब्लीडिंग जो है एबनॉर्मल ब्लीडिंग होगी और जो है वेजाइनल से ब्लड आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जनरली जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो है ओनली जितनी प्रेगनेंसी हो रही है वर्ल्ड के अंदर उसमें से 1% ही हमें देखने को मिलती है, और इस 1% में से भी 97% जो है एक्टोपिक प्रेगनेंसी मिलती है। कौन सी? ट्यूबल प्रेगनेंसी, यानी ट्यूब के अंदर होने की संभावना क्या है इसकी? ज़्यादा देखो। थैंक यू।